नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल के एकेडमी में स्वागत है। आज फिर एक बार हम 2024 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। निश्चित रूप से इस थ्योरी से कई क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, 2 नंबर टाइप्स में भी आ सकते हैं और 5 नंबर टाइप्स के भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो हर साल इस थ्योरी से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, न्यूमेरिकल में पूछ ले या फिर सब्जेक्टिव में पूछ ले। ठीक है, इस थ्योरी के पढ़ने के बाद इस चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चन भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स का ये क्वेश्चन, किरचॉफ्स का नियम, या फिर इसको किरचॉफ का नियम भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स, जैसे ओम का नियम हम लोग पढ़े थे, वो तो सरल परिपथ के लिए ओम का नियम होता है। मतलब सीधा साधा अगर सर्किट है तो वहाँ पे ओम का नियम लागू हो जाता है। लेकिन यदि जटिल परिपथ है तो फिर जटिल परिपथ में धारा और विद्युत वाहक बल का मान हम ज्ञात आसानी से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए किरचॉफ्स महोदय ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको हम किरचॉफ्स का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ्स महोदय ने जटिल परिपथ के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो इनके 2 नियम होते हैं। पहला क्या है किरचॉफ्स का पहला नियम? तो किरचॉफ्स का पहला नियम होता है कि किसी संधि पर, किसी जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है कि किसी संधि पर सभी धारा का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, यानी सिग्मा आई बराबर 0। इसीलिए किसी संधि पर कह रहा है, किसी जंक्शन पे, किसी पॉइंट पे, इसलिए इसका नाम भी होता है किरचॉफ्स का प्रथम नियम। इसी को बोलते हैं पॉइंट लॉ, इसी को बोलते हैं जंक्शन लॉ। ठीक है, इसका कई नाम है। किरचॉफ्स के प्रथम नियम को ही हम पॉइंट नियम कहते हैं, इसी को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो ये ढेर सारा इसका नाम भी है। अब होता क्या है कि किसी भी संधि पर, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस चित्र में हम एक मान लिए और कई वो करंट का दिशा दी, ये इधर की तरफ आ रही है, ये बाहर जा रही है, फिर ये अंदर है, ये फिर बाहर है, फिर ये हाँ चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बाहर कर लिए हैं, इसको भी बाहर कर लिए, इसको अंदर कर लिए हैं। तो यदि हम किसी धारा पर, जंक्शन पर आने वाली धारा को धनात्मक मान ले और जाने वाली धारा को ऋणात्मक मान ले, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए I1 आ रही है तो I1 प्लस में रहेगा, I2 जा रही है तो I2 माइनस में रहेगा, फिर I3 जंक्शन पर आ रही है तो प्लस में रहेगा, फिर I4 जा रहा है तो I4 को माइनस में लिखेंगे, I5 भी जा रहा है तो उसको भी माइनस में लिखेंगे, I6 आ रहा है तो उसको प्लस में लिखेंगे और बराबर में 0। ठीक है, यानी किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी हमको आने वाली धारा को यदि प्लस मानना है तो जाने वाली को माइनस मानेंगे, जाने वाली को अगर प्लस मान लिए तो आने वाली को प्लस माइनस मान लेंगे। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि हम आने वाली को ही प्लस माने, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें प्लस को एक साथ लिख ले तो I1 प्लस I3 प्लस I6 बराबर क्या हो जाएगा? I2 प्लस I4 प्लस I5, यानी आने वाली कुल धारा बराबर जाने वाली कुल धारा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं। तो ये होता है किरचॉफ्स का प्रथम नियम कि किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, और ये होता है सिग्मा I इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और आ जाता है, करेंट का जो वैल्यू होता है उसको हम करेंट को क्या बोलते हैं? dq/dt, dq/dt, और dq/dt बराबर 0 है कि नहीं है? और ये इसका हम डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखे, जो कि आपको पता है कि आवेश की प्रवाह की दर जब भी लिखते हैं तो टाइम के रूप में उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आवेश की प्रवाह की दर 0 है, तो आवेश की प्रवाह की दर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश बराबर निश्चित रूप से कांस्टेंट होगा। ठीक है, आवेश बराबर निश्चित रूप से कांस्टेंट होगा, तभी हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल जाता है इम्पोर्टेंट कि किरचॉफ्स का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी Q बराबर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का 0, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब dq/dt क्या होता है? I होता है, तो I बराबर 0।
तो किरचॉफ्स का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और क्या होता है, सभी धाराओं का बीजगणितीय यानी सिग्मा आई इक्वल टू 0, ये होता है किरचॉफ्स का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं किरचॉफ्स का दूसरा नियम। ये था किरचॉफ्स का प्रथम नियम और किस संरक्षण पर आधारित था, तो धारा ये आवेश के संरक्षण पर। ठीक है, अब किरचॉफ्स का दूसरा नियम होता है, तो दूसरा नियम बंद परिपथ के लिए लागू होता है, तो इसको लूप लॉ कहते हैं। इसमें बैटरी लगा हुआ रहता है तो इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो इसको भी अलग अलग नाम है, किरचॉफ्स के दूसरे नियम को लूप लॉ कहते हैं, इसका वोल्टेज नियम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी बंद लूप में धारा I तथा प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है या नेट विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये होता है किरचॉफ्स का दूसरा नियम। इसको भी लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा आई आर इक्वल टू ई, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा आई आर बराबर ई। अब यहाँ से देखिए कि सिग्मा का मतलब तो जोड़ होता है, तो आई और आर, तो आई और आर मतलब धारा आई और प्रतिरोध आर, इसके गुणनफल का योग, तो बीजगणितीय योग, चूँकि डायरेक्शन का हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, और परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल नेट विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और विद्युत वाहक बल क्या है, एक ऊर्जा है, और आई आर का भी वैल्यू क्या होता है, भी होता है वोल्टेज, तो ये भी एक ऊर्जा है। तो यह किस सिद्धांत पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। तो आप ध्यान रख सकते हैं किरचॉफ्स का दूसरा नियम या लूप नियम या वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो किसी बंद परिपथ में धारा I तथा प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे नेट विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट में भी ऐसा लिख सकते हैं। इस लूप के लिए अगर हम किरचॉफ्स का नियम लिखे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप क्लॉकवाइज को भी निगेटिव मान सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव मान लेते क्या हो जाएगा, आई आर यानी धारा I और प्रतिरोध R, तो I1 R1, फिर इसी डायरेक्शन में चलेंगे तो ये प्लस में आएगा, तब प्लस I2 R2, और ये देखिए अभी ये दिशा हम ऐसे बढ़ रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, तो ये जाएगा माइनस I3 R3 बराबर कुल विद्युत, इस परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल, तो इसमें एको को विद्युत वाहक बल हम नहीं दिखाए हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इस लूप के लिए किरचॉफ्स के प्रथम नियम में, सॉरी दूसरा नियम में। इस लूप के लिए देखिए फिर से वही हम मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज को प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये I1 R1, ये I2 और R2, तो प्लस I2 R2, फिर देखिए ये अपोजिट हो गया, तो माइनस I3 R3, अब बराबर इसमें वो बैटरी लगा हुआ है तो E, ये हो जाएगा इस लूप के लिए। तो ये हो गया किरचॉफ्स का दूसरा नियम। और किस संरक्षण पे आधारित होता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है किरचॉफ्स का दूसरा नियम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक चीज़ और, इसके साथ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, जब भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी पूछा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त क्या होगी। तो हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त भी बता देते हैं इसी क्वेश्चन में, ताकि एक ही वीडियो में आपको ये पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों का एक समूह होता है जो चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार, और 2 सम्मुख भुजाओं के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों का एक समूह होता है जो चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जुड़ा रहता है और किन्हीं 2 सम्मुख भुजाओं के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। यदि गैल्वेनोमीटर से होकर
कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलन में समझा जाता है। यही होता है। आपको जब 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि किरचॉफ्स के नियम को लिखे तथा व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त प्राप्त करें। तो संतुलन में कब कहा जाता है? तो संतुलन में तब कहा जाएगा जब गैल्वेनोमीटर से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? तो व्हीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों का एक समूह होता है जो चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। किन्हीं 2 सम्मुख भुजाओं के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और जब गैल्वेनोमीटर से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है अर्थात गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो तो उसे संतुलन में समझा जाता है। चलिए ठीक है, अब इसको हम संतुलन की शर्त प्राप्त कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है। ठीक है, अब इससे होकर I1 धारा जा रही है, प्रतिरोध R1, इस तरफ I2 धारा, ये प्रतिरोध R2, फिर इस तरफ हो जाएगा I3 धारा और ये प्रतिरोध R3, इस तरफ आ जाएगा IG चूँकि गैल्वेनोमीटर से होकर कुछ धारा जाएगा और फिर इस तरफ आ जाएगा I4 और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R4। तो ये हमारा हो गया। फिर इस तरीके से ये I4 हो जाएगा इधर और ये फिर इस प्रकार करंट I निकल जाएगा चूँकि यही I डिवाइड हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का एक चित्र जो आप देख सकते हैं। डेफिनेशन हम बता दिए। अब इसके संतुलन की शर्त हम ज्ञात करेंगे। तो पहले जंक्शन बी के लिए, ठीक है, जंक्शन बी के लिए या पॉइंट बी के लिए भी लिख सकते हैं। पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि अभी आपको बताएं किरचॉफ्स के प्रथम नियम से कि किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि I1 आ रहा है तो प्लस में, I3 जा रहा है तो माइनस में और IG भी जा रहा है तो माइनस में। अब बराबर कितना? 0। ये किरचॉफ्स के प्रथम नियम से आप लिख लीजिएगा। पॉइंट बी के लिए किरचॉफ्स के प्रथम नियम से। अब संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन में कब समझा जाएगा? जब IG का वैल्यू 0 होगा यानी गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा तब। तो IG बराबर 0। तो यहाँ से I1 और ये माइनस में उधर जाएगा तब प्लस में, बराबर क्या हो जाएगा? I3। ये हो गया एक समीकरण, इसको भी हम मान लेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर फिर देखेंगे जंक्शन डी के लिए। ठीक है, तो जंक्शन डी के लिए क्या हो जाएगा? यानी डी के लिए पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट डी के लिए किरचॉफ्स के प्रथम नियम से, तो किरचॉफ्स के प्रथम नियम से डी पर देखिए I2 आ रहा है तो प्लस में, I4 जा रहा है तब माइनस में, IG आ रहा है तब प्लस में, बराबर 0। और संतुलन के स्थिति में IG का वैल्यू क्या? 0। तो फिर यहाँ से ये माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? I4। I2 बराबर हो जाएगा I4। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग दे देंगे तो क्या बच जाएगा? I1 बटे I2 बराबर I3 बटे I4। इसको मान लेंगे समीकरण 3। ये हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो को पुश करके इसको आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अब 2 लूप बनता है, एगो ये लूप बन रहा है और एगो ये लूप बन रहा है। अब इन दोनों लूप में हम, चूँकि एक लूप ये है और लूप लॉ जो लागू होता है वो किरचॉफ्स का सेकेंड नियम होता है। तो एक लूप क्या बन रहा है? एक लूप बन रहा है ABDA इस वाले लूप में, यानी लूप ABDA। ठीक है, इस लूप में, तो इस लूप में चलेंगे किरचॉफ्स के दूसरे नियम से। तो किरचॉफ्स का दूसरा नियम क्या होता है कि धारा I प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो धारा क्या है? I1, प्रतिरोध है R1। ऐसे चलेंगे तो फिर प्लस IG और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होगा G और ये हो जाएगा माइनस I2 R2 बराबर 0, चूँकि इसमें कोई बैटरी नहीं है। अब गैल्वेनोमीटर, चूँकि प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर की संतुलन की शर्त है और उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा शून्य हम लेंगे। ठीक है, तो ये 0, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो I1 R1 बराबर I2 R2। हम I2 को इधर ले लेंगे तो I1 बटे
I2 बराबर ये R1 उधर चल जाएगा तो R2/R1, ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, इसी प्रकार फिर हम चलेंगे इस वाले लूप में, यानी लूप BCDB में। फिर से उसमें क्लॉकवाइज ही हम लेंगे, वही धारा I प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये I3 R3 माइनस, चूँकि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ये, तो I4 R4 और फिर ये माइनस IG और G बराबर 0। फिर संतुलन की स्थिति में IG का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिगर को मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चूँकि स्पेस कम है थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I3 R3 बराबर I4 R4। अब 4 को इधर कर लेंगे तो I3/R4 बराबर ये हो जाएगा R4/R3, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। अब देखिए हम समीकरण 3 में ये समीकरण 3 था, तो ये समीकरण 4 और ये समीकरण हो जाएगा 5। कुछ भी लिख सकते हैं, समीकरण मानना न भी मान सकते हैं। तो समीकरण 3 में हम समीकरण 4 तथा समीकरण 5 का वैल्यू रख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर I1/I2 है और I1/I2 का वैल्यू R2/R1 है, यानी लिखेंगे कि भाषा थोड़ा बना भी सकते हैं अपना मन से कि समीकरण 5 में समीकरण 3 तथा समीकरण 4 तथा समीकरण 5 का मान रखने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R2, इसके जगह पर ये I1/I2 है तो इसके जगह पर ये R2/R1 बराबर, फिर I3/I4 है तो I3/R4 का वैल्यू क्या है, R4/R3। इसी को अपोजिट करके लिख लेंगे तो R1/R2 बराबर R3/R4। ये हमारा कंडीशन हो जाएगा व्हिटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त बराबर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे ढेर सारा न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं और सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।